तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब ये देख लिया कि द्विघात समीकरण को हम कैसे चेक करेंगे कि वो गंगाधर ही है और शक्तिमान ही है या फिर कोई और ही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा हम मूलों का हल कैसे निकालेंगे। मैंने आप लोगों से 3 चीज़ें डिस्कस की थी। पहला गुणनखंड के द्वारा फैक्टराइजेशन, जो हम पहले विधि पढ़ने जा रहे हैं। पूर्ण वर्ग वाली विधि हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे और उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसान शब्दों में, जिसको आप कभी ना भूल पाएँ, ऐसे इस तरीके से समझाएंगे। और श्रीधराचार्य सूत्र अभी वीडियो के कुछ आगे मिलेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं, मूल कैसे निकालते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालेंगे, उसका हल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये समीकरण है किस प्रकार का। क्या अभी मैंने कुछ वीडियो के कुछ मिनट पहले मैंने बताया आप लोगों को कि द्विघात समीकरण जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक शुद्ध द्विघात समीकरण होता है और एक मिश्र द्विघात समीकरण होता है। 2 रूप होते हैं, ठीक है। लड़कियों के भी 2 रूप होते हैं, एक मेकअप वाला और एक बिना मेकअप वाला होता है। तो उसको भी उससे समझ सकते हैं। आई थिंक कि इंटरटेन करके अगर आपको समझाया जाए तो आई थिंक आपके दिमाग में ज़्यादा घुसेगा, इसलिए मैंने ये वाक्य यूज कर दिया, कोई दिल पे मत लेना। तो 7x² - 28 = 0 और x² = 11x - 28, ये 2 तरह के सवाल हैं। तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि ये समीकरण है किस प्रकार के। तो मैंने बताया था कि ax² और +c = 0, ये किस टाइप का समीकरण है। ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण है, जिसमें bx वाला पार्ट होगा ही नहीं, bx का पार्ट नहीं होगा। तो अगर हम इससे कंपेयर करें इसको, तो ये किसका है, a की जगह पे 7 है, x² और c की जगह पे 28 है। तो इसका मतलब ये किस टाइप का समीकरण है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, ये प्योर फॉर्म है। और ये मिक्सचर वाला है, मेकअप वाला। ये कौन सा है, मेकअप वाला। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको और इसका मूल निकालते हैं। मूल का मतलब हल या हल का मतलब मूल। गंगाधरी शक्तिमान, शक्तिमान ही गंगाधर, ये वाली बात याद रखो। अब चलते हैं, अब इसको करते हैं 7x²। अब ये -28 जो है उसको हम क्या करेंगे, उठा के फेंको उधर, धोबी पार्ट लगाओ, उठा के फेंको, इक्वल टू ये हो जाएगा 28, माइनस है ना, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये हो जाएगा x² = 28। ये 7 जो है ये मल्टीप्लिकेशन का है, और जब इसको बाएं पक्ष में भेजेंगे तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। ये 7 हो जाएगा अपान में 7। अब 7 × 4 = 28 x²। अब ये जो स्क्वायर है अगर अगले पक्ष में भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, और हमें पता है कि 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। और कभी भी हम अगर वर्गमूल निकालते हैं तो उसकी 2 वैल्यू आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो क्या हमें 2 मूल नहीं प्राप्त हुए, 2 हल प्राप्त हुए। क्लियर। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हम 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। 9 में भी हमने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है 9 में, गुणनखंड विधि। अब उसके बारे में बात करते हैं। ये x², पहले इस रूप में बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, इस 11x को उठा के लाते हैं इधर, -11x, ये -28 इसको इधर लेके आते हैं, +28। और भैया जब इन बसेरों को हमने उठा के डाल दिया इधर, तो यहाँ कोई बसेरा बचा ही नहीं, 0 लोग बचे तो 0 हो जाएंगे, है कि नहीं। अब आता है मेन चीज़, कई बच्चों को नहीं पता, कई बच्चों को पता होगा, शार्प होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है उनसे मैं अनुरोध करता हूँ। 28 इस संख्या को और इसके कोएफिशिएंट, मतलब इसके गुणांक, अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियो में बताया था, कि गुणांक जो होता है अगर जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस x² के गुणांक से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 28 का गुणा अगर 1 में करें तो ये 28 हो जाता है। अब ये जो बीच का पोर्शन है 11 जो पोर्शन है, उस 11 को हम ऐसे तोड़ना है हमें कि
या तो जोड़ने पे 11 है या तो घटाने पे 11 है, और गुणा करने पे 28 है। तो सबसे आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। सबने एलसीएम निकालना सीखा ही होगा, तो इसको हम करते हैं 14 दूना 28, 2 सत्ते 14, और ये हो गया हमारा 7 का 7। अब हम पेयर बनाते हैं। इसका पेयर बन गया 2 × 2 बराबर 4, और 7 का पेयर है नहीं तो 7 × 1 7। तो 7 और 4 में अगर हम जोड़ दें तो 11 हो जाएगा, और 7 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 28 हो जाएगा। इस 28 को ऐसे तोड़ना था जिसमें अगर हम गुणा करें तो 28 आए, और जोड़े या घटाएं तो 11 आए। देखिए 28 हमारा गुणा करने पे आ रहा है तो ये भी हो गया, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 11 लाना है तो 7 + 4 = 11 भी आएगा। तो समझते चलिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। तो x² - 7x - 4x + 28 = 0। ये माइनस और ये माइनस सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। कई बच्चे इसको +7 और +7 कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये -11 है, और -11 कब आएगा? जब -7 में हम -4 को जोड़ेंगे, माइनस माइनस, तब जाके वो -11 आएगा। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। पेयर 2-2 लेंगे, और इनमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब उन दोनों लोगों में क्या खासियत है जो दोनों लोगों में मौजूद है। इसमें भी x मौजूद है और इसमें भी x मौजूद है, तो x को हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। जब हमने इनसे एक x ले लिया तो इनके पास एक x बचा, और इनसे हमने x ले लिया तो 7 बच गया। अब इसमें से क्या दिखता है हमें ये दिखता है कि इसमें भी 4 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे घटाना है। कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले रहे हैं तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, इससे 4 कॉमन ले रहे हैं तो इसको करेंगे डिवाइड, तो वो होता है कॉमन, माइनस नहीं करते। हम 4 ले लेते हैं कॉमन 4। अब देखना x, अब ये इसके बाहर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जाके उस प्लस को माइनस कर देगा, और अगर माइनस होगा तो उसको प्लस कर देगा। वो चेंज कर देता है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो और प्लस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर 28 को हम 4 से भाग दें तो ये आएगा 7 = 0। सबसे ध्यान वाली बात ये है, ये दोनों अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये दोनों सेम आने चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट इतने एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आगे इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। x - 7 और x - 7, यहाँ पे साइन का भी मतलब वो नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि इसमें प्लस हो और इसमें माइनस हो तो भी हम गलत है। तो इसलिए सेम आना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, जुड़वा, वरुण धवन का जुड़वा देखा है सलमान खान का, वैसा एकदम सलमान खान 2 होने चाहिए। x - 7, और जब ये 2 होते हैं तो उसको सिर्फ एक ही लिखते हैं। ठीक है, एक ही मानते हैं, और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। x - 4 = 0। अब इस एक को 0 के बराबर मान लेते हैं एक बार, और इस एक को एक बार 0 के बराबर मान लेते हैं। मतलब x - 7 = 0, तो ये हो जाएगा x = ये 7 उधर जाएगा तो 7, और एक बार इसको मान लेते हैं x - 4 = 0, तो x = ये -4 उधर जाएगा तो x = 4। तो हमारे कितने आंसर आ गए? देखिए, इसके भी 2 मूल आ गए ना, 7 और 4, और इसके भी हमने मूल निकाले थे 2 और -2। इससे पहले हमने पढ़ा गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना, उनके हल निकालना। अगला है दूसरी विधि जो मैं बताया था मैंने कि पूर्ण वर्ग बनाकर, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया है नेक्स्ट क्लास, मतलब कि अगले क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबा वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं है। मूवी हो तो पसंद आएगी, रोस्टिंग हो तो वो पसंद आएगी, लेकिन आपको पढ़ाई वाली चीज़ें पसंद आएंगी नहीं, वीडियो लंबी, तो इसलिए लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। तीसरा मेथड है श्रीधराचार्य का सूत्र। तो श्रीधराचार्य के सूत्र क्या है उसको याद कर लीजिए। इसका डेरिवेशन होता है, बट डेरिवेशन से कोई आपको मतलब नहीं है। डेरिवेशन दिया हुआ है बुक में आपके, बट मैं डेरिवेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है और आप शायद बोर हो सकते हो। तो x = -b + √b² - 4ac/2a, ये होता है रेयर कंडीशन में यूज करते हैं जब आपको गुणनखंड आपका न बने, फैक्टराइजेशन न हो। जैसे अभी मैंने फैक्टराइजेशन में आप लोगों को बताया कि अचर राशि और x² के गुणांक को गुणा करके उसको तोड़ना, जो भी मैंने बताया,
अगर उसमें गुणनखंड न बने तब हम रेयर कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, या फिर बोल दे कि सूत्र द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। तो सूत्र द्वारा अगर मूल ज्ञात कीजिए, कई बार दिया होगा बुक में, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सूत्र द्वारा, तो यही सूत्र हम लगा के श्रीधराचार्य बाबा का सूत्र लगा के हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बाबा इनको क्यों कहा, क्योंकि देखिए जब सारी दुआएं और क्या बोलते हैं डॉक्टर जब बोल जाते हैं, हार मान जाते हैं, तो आखिरी दवा कौन होता है? बाबा लोग होते हैं। मतलब हमारे पुराने ज़माने के लोगों में ये चलन है। तो यही है, ये भी रेयर जब कंडीशन होगा, जब कुछ भी काम नहीं करे, आपका दिमाग ना काम करे, तो आप ये लगाएंगे। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। अब आते हैं मूलों के लक्षण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स, मूल या हल। बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मूल या हल। कैरेक्टर, आप हर एक के बारे में कैरेक्टर में जानते हैं, आपके साथ जो भी रहते हैं सबके कैरेक्टर के बारे में आपको पता होगा, उसको सबके कैरेक्टर के बारे में आपको पता होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये है फर्स्ट कंडीशन, पहली दशा। 4 कंडीशन होते हैं, 4 कंडीशन नहीं मान सकते हैं, 3 कंडीशन मान लेते हैं, लेकिन मैंने 4 कंडीशन दिया हुआ है। तो पहली दशा फर्स्ट कंडीशन में यदि d = 0 या बोले b² - 4ac = 0, क्योंकि d = b² - 4ac, जो मैंने अभी उसको मैंने छोड़ दिया है, उसको मैं लिख के दिखाता हूँ। ये होता है d = b² - 4ac, जिसमें d को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं विविक्तकर बोलते हैं, और इसको हम d से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में बोले तो विविक्तकर। तो कभी कभी विविक्तकर का मान ज्ञात करने के लिए पूछ देता है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए मैं एग्जांपल नहीं करा रहा हूँ, वीडियो लंबी होती जाएगी, इसको मैं अभ्यास में ही कराऊंगा। कॉन्सेप्ट अभी सारी बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे पहले वर्क करो, उसके बाद हम एक्सरसाइज को करते जाएंगे, और वहाँ से हम सारे सवाल आसानी से सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि यदि अगर d की वैल्यू 0 हो तो उसके मूल जो होंगे, उसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे? रियल होंगे, CBSE वाले, और इक्वल होंगे, और UP बोर्ड वाले। मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। बराबर से तात्पर्य क्या है? x की वैल्यू जो होगी वो y की वैल्यू आएगी, पुनरावृत्त होगा, रिपीटेशन होगा। सेकेंड कंडीशन, ये दोनों एक ही है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी आए मतलब पॉजिटिव आए, 0 से बड़ी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और 0 से छोटी क्या होगी? निगेटिव होगी। ये तो आपको पता ही है, सबको नहीं पता होता लक्ष्मण। d = क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं पता कि -4 और +4 में कौन बड़ा है, या -4 में 0 में कौन बड़ा है, वो नहीं बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया और मैंने देखा है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि 0 से छोटी जो भी होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएँ छोटी होती हैं, और पॉजिटिव जो होती हैं वो बड़ी होती हैं 0 से। तो अगर d का मान 0 से बड़ा आए, और अगर पूर्ण वर्ग न हो, अगर मतलब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हो? जैसे 4 है, पूर्ण वर्ग है ना 2 का, 25 है 5 का, 36 है 6 का, 64 है 8 का, 81 है 9 का, 100 है 10 का। तो अगर पूर्ण वर्ग हो तो मूल कैसे होंगे? रियल होंगे। परिमेय का मतलब रेशनल, जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये 8 से पढ़ते आ रहे हो। और असमान होंगे, मतलब x और y की वैल्यू अलग अलग आएंगी। और d जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव हो और पूर्ण वर्ग न हो, जैसे मान लेते हैं 7 हो, 7 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके जो मूल होंगे वो अपरिमेय आएंगे, और मूल जो होगा वो तो वास्तविक ही होगा। तो तीनों कंडीशन में मूल जो हो रहे हैं वो वास्तविक आ रहा है, या वो d के 0 के बराबर हो, या d 0 से बड़ा आए, पॉजिटिव में आए, पूर्ण वर्ग हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मूल हमारे हर स्टेज में, हर एक कंडीशन में क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। लास्ट ऐसा कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, जिसमें हमारे मूल जो होंगे वो अधिकल्पित होंगे, इमेजिनरी होंगे, आभासी होंगे, जो आप बोल सकते हो। तो फोर्थ कंडीशन कब होगा? जब d की वैल्यू, जब विविक्तकर की वैल्यू हमारी निगेटिव में आए, तो उस टाइम मूल जो होंगे वो अधिकल्पित होंगे। फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने अभी बताया। पूर्ण वर्ग जो बनाना है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये दूसरा मेथड है गुणनखंड का मूल निकालने का। तीसरी विधि, श्रीधराचार्य बाबा का सूत्र याद कर लीजिए, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। इस पे हम काम करेंगे, ये एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा, तो आप कॉन्सेप्ट पे बस काम करो। मूलों के लक्षण, पहली दशा क्या है?
यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे, अगर d का मान 0 से बड़ा हो या पूर्ण वर्ग हो या ना हो तब भी मूल वास्तविक होंगे। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है, चौथी कंडीशन, जिसमें हमारे मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, और वो कंडीशन है जब d का मान निगेटिव में आए तो मूल अधिकल्पित होंगे। और कभी कभी विविक्तकर का मान पूछ देता है आपसे, तो विविक्तकर का मान निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, d = b² - 4ac।